नमस्कार सभी को। मैं नितिका क्लास 11 बिहार बोर्ड की जो बुक है उसका जो लेक्चर सीरीज बना रही थी, उसका ये चैप्टर 4 का लेक्चर 1 है। इससे पहले मैंने तीन तीन चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ इंस्टाग्राम पे मैंने जो भी नोट्स हैं, जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर के, उनका मैं पोस्ट डालती हूँ। वो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। ये जो चैप्टर है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो क्लास 11th में ये है ही। उसके बाद यूजी एग्रीकल्चर जो होता है उसमें भी ये आपके सिलेबस में है, तो ये दोनों लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होता है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन वैसे जोन्स होते हैं जिनका क्लाइमेट सेम होता है। जैसे कि आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी स्टेट होते हैं, जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, ठीक। तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है, और जो असम का क्लाइमेट है, और जो नागालैंड का क्लाइमेट है, तीनों क्लाइमेट लगभग सेम ही होगा, ठीक। ये होता है क्लाइमेटिक रीजन। फिर अगर आप वही बात कीजिएगा कि अगर साउथ इंडिया का, ठीक, अगर साउथ इंडिया में देखिएगा जो क्लाइमेट आपका तमिलनाडु का है, ठीक, लगभग वैसा ही कुछ क्लाइमेट आपका केरला का होगा, ठीक, वैसा ही कुछ कर्नाटका का होगा। तो ये क्या, ये क्लाइमेटिक जोन्स है। वहाँ पे हो सकता है वहाँ की मिट्टी एक जैसी हो, मिट्टी में बहुत सिमिलैरिटीज़ हो, ठीक। वहाँ पे टोपोग्राफी एक जैसे जैसे है ना। ये रीजन क्या है, ये रीजन वेस्टर्न घाट का रीजन है, ठीक। और उसके पहले क्या आता है, कोस्टल प्लेन आता है। तो ये रीजन लगभग सेम ही है। और क्या, वहाँ का जैसे ह्यूमिडिटी जो होता है वो सेम हो, टेम्परेचर रेंज सेम हो, ये होता है। क्लाइमेट जहाँ तक जितना सिमिलर होगा वो एक ही क्लाइमेटिक जोन में आएगा। पहला है, ठीक, एन एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज ए लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर ए सर्टन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ये याद कर लीजिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दिया है, ठीक। और इसमें है क्या, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है ये लैंड का यूनिट है, ठीक। जैसे ये मान के चलिए, एक मिनट, ऐसा है कुछ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है, ठीक। उसमें देखिए है क्या, ठीक, लैंड यूनिट, सेम लैंड यूनिट, एक ही लैंड यूनिट है, ठीक। ये तो टोपोग्राफी यहाँ पे हिमालयन हिमालयन पाया जाता है, ये सब हिमालयन रेंज यहाँ पे पाया जाता है। मेजर क्लाइमेट, क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, यहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है। सालों भर मोस्टली टाइम यहाँ पे ठंड रहती है। सुटेबल फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर। जैसे आपको पता होगा इस रीजन में वॉलनट होता है, ठीक। वॉलनट के बाद यहाँ पे पिस्ता होता है, ठीक। और सेब होता है, और क्या होता है, सेफ्रॉन होता है। मतलब इन सब ये सब जो क्रॉप्स है इनके लिए ये क्लाइमेट सुटेबल है। यही है एग्रो क्लाइमेट। इसी तरह इंडिया इंडिया को जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करके, सारे जो है सारे का अलग अलग फीचर है। हर एक का क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। देखिए 7th 5 ईयर प्लान आया था 1988 में। कब आया था 7th 5 ईयर प्लान? 1988 में। उसमें जो है हमारे जो 5F है, फूड, फॉडर, फीड एंड फाइबर फ्यूल, इनको जो है इनका जो प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस करने के लिए एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग किया गया था कि थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अब जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन ज़्यादा चाहिए। भोजन कैसे ज़्यादा मिलेगा? जब तक आप ज़्यादा एरिया में कल्टीवेशन नहीं करेंगे क्रॉप प्लांट का, जो भी आपके फूड ग्रेन्स है, तब तक आपको फूड नहीं मिलेगा। इसीलिए 7th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, ठीक, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया क्या कि जो भी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया को पूरे को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया गया। कैसे, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? देखिए जैसे जहाँ का रेनफॉल सेम है ना, कि जिस एरिया में लगभग एक जैसा रेनफॉल होता है उसको एक क्लाइमेटिक जोन में रखा गया। अब देखिए जो कि वेस्टर्न कोस्टल रीजन है इंडिया का, उसका
क्लाइमेटिक रीजन अलग है नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन से, ठीक। जैसे टेम्परेचर अलग अलग होता है, लद्दाख का टेम्परेचर और तमिलनाडु का टेम्परेचर दोनों में बहुत अंतर है। लद्दाख ठंडा रीजन है और तमिलनाडु एकदम ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है सॉइल टाइप। अब देखिए एरिड रीजन का जो सॉइल है, जैसे हो गया गुजरात का जो सॉइल टाइप है, ठीक, और नॉर्थ ईस्ट रीजन का, दोनों में बहुत अंतर है। नॉर्थ ईस्ट में आपको कैसी मिट्टी मिलती है, वहाँ पे बहुत बारिश होता है, ठीक, और ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है, ठीक, और भी बहुत सारी नदियाँ, बराक नदी है वो बहती है नॉर्थ ईस्ट से, तो वो थोड़ा मतलब कि टोपोग्राफी उसका क्या है, माउंटेनियस रीजन है, तो थोड़ा पत्थर वाला रीजन है, मतलब पथरीला इलाका है, वैसा ही मिलेगा वहाँ पर मिट्टी। और क्या इरिगेशन देखिए, जैसे इरिगेशन पे अगर डिवाइड कीजिएगा तो जिस रीजन में प्लेंटी ऑफ वाटर, कुछ एरिया जो यहाँ पे सरप्लस वाटर है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे गंगा जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है अच्छे से, ठीक। अब देखिए जैसे बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड वाला रीजन है जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, उस रीजन में क्या उतना वाटर की एबिलिटी नहीं है, ठीक। इस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं टोपोग्राफिक, कुछ रीजन डेजर्ट है, कहीं प्लेन है, कहीं कोस्टल एरिया, कहीं माउंटेन है, इस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब है डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल में कहते हैं जो एरिया सी के नज़दीक होती है, जैसे पुरी हो गया, कटक हो गया, उधर कच्छ हो गया, मुंबई हो गया, जो सी के नज़दीक जो रीजन होता है उस एरिया का जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन जो होता है, ठीक, वो बहुत कम होता है। जैसे हमारे यहाँ डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है, वहाँ पे बहुत कम अंतर होता है। ये भी अफेक्ट करता है लैटिट्यूड जो इक्वेटोरियल रीजन रहेगा वहाँ हाई टेम्परेचर होगा, वहाँ हाई टेम्परेचर वाला क्रॉप सूटेबल होगा, ठीक। और जैसे जो टेम्परेट रीजन है वहाँ टेम्परेट वाला क्रॉप सूटेबल होगा, जैसे हो गया जो सेब हो गया वो टेम्परेट का है, ठीक। क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग है। नेचुरल रिसोर्स हो गया, अब कहीं पे है कि मिट्टी बहुत प्रोडक्टिव है, ठीक है, जैसे हो गया बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब का बहुत प्रोडक्टिव है सॉइल, ठीक। वहीं पे गुजरात का जो सॉइल है वो थोड़ा एडिड है, ठीक, थोड़ा सलाइन भी है वहाँ का। ये नेचुरल रिसोर्स पे इसी सब बेसिस पे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को क्लासीफाई किया गया। अब देखिए टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, ये याद कर लीजिएगा, 329 मिलियन हेक्टेयर है, और एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए 329 में 143 मिलियन हेक्टेयर पे ही खेती की जाती है। 329 में बस लगभग ये आधा है, ठीक, अप्रॉक्स आधा से भी कम है, उस पर खेती की जाती है। और 329 मिलियन हेक्टेयर का ही 33% जो है एरिया जो है वहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल है। मतलब देखिए कितना कम है, मतलब 1/3 पे ही इरिगेशन अवेलेबल है, और 1/3 हो सकता है रेनफॉल पे डिपेंड हो, और कुछ एरिया में ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती हो। अब देखिए एग्रोक्लाइमेटिक रीजन जो है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है उसको तीन फेज पे डिवाइड किया गया। पहला है वाटर सरप्लस, ठीक। दूसरा वाटर डेफिसिट, जैसे बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और बिहार हो गया, ठीक, और पंजाब हो गया, ये सब वाटर सरप्लस रीजन है, ठीक। वाटर डिफिसिट कौन सा रीजन होगा, जहाँ पानी बहुत कम है, जैसे हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, मध्य प्रदेश वाला रीजन होगा, राजस्थान वाला रीजन हो गया, थोड़ा महाराष्ट्र का रीजन हो गया, उधर थोड़ा सा तेलंगाना का रीजन, वो सब वाटर डिफिसिट होता है। प्लेट्यू रीजन है, पानी बहुत कम अवेलेबल, कोई भी वहाँ पे जो बड़ी नदियाँ हैं, ठीक, जो कि ग्लेशियर से निकलती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब ग्लेशियर से निकली है, इस सारी नदी में सालों भर पानी अवेलेबल होता है। लेकिन जो नदी पेनिनसुलर इंडिया की है वो नदी मानसून पे डिपेंड होती है वाटर के लिए। और देखिए क्रॉपिंग पैटर्न पे है, ठीक। इन तीनों के बेसिस पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड किया गया है। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कितना है, 15। और इनको फिर से, जैसे ये तो माइक्रो लेवल पे हम क्लासीफाई किए, ठीक, बड़ा कर दिए, इसमें भी तो कुछ अपना अपना जो हर एक रीजन में कुछ डिफरेंस आएगा, उसके बेसिस पे 72 सब जोन्स है, 15 मेजर है और 72 उसका सब जोन्स है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या है, एग्रो इकोलॉजी, ये तो था एग्रो क्लाइमेटिक, मतलब क्लाइमेट में हम क्लासीफाई कर रहे हैं। फिर है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जहाँ की इकोलॉजी अलग अलग है,
ठीक। जैसे सुंदरबन हो गया, सुंदरबन का इकोलॉजी अलग होगा। और इसको किससे कंपेयर, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो सुंदरबन का इकोलॉजी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जैसे असम हो गया, वहाँ का इकोलॉजी में बहुत अंतर होगा। फिर वहीं सुंदरबन को अगर आप कंपेयर कीजिएगा कंचनजंगा से, मतलब कि जो कि दार्जिलिंग वाला रीजन है, ठीक, वहाँ से अगर कंपेयर कीजिएगा तो दोनों का इकोलॉजी में फिर अंतर आ जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ने इसको 20 मेजर जोन्स में क्लासीफाई किया गया है और 60 सब जोन्स में, मतलब 20 मेजर हो गया और उसको फिर से 60 सब जोन्स में क्लासीफाई। ये एग्रो इकोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 15 में किया गया था, फिर उसके बाद फर्दर उसको कितना में किया गया था, 15 के बाद 72 जोन्स में, और इसको जो किया गया है 20 मेजर और 60 सब जोन्स में। फिर देखिए एग्रो क्लाइमेटिक रीजन क्या कौन कौन सा इंडिया का, जैसे ये मैप है इंडिया का, आपको दिख ही रहा होगा। ये सबसे पहला है, ये है वेस्टर्न हिमालय, ठीक, लद्दाख वाला रीजन बता दिया, हाईलैंड्स है, मतलब बड़े बड़े माउंटेन है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, ठीक, सेब और क्या वालनट, ये सब चीज़ों की खेती के लिए ये बहुत फेमस है, और यहाँ पे राइस भी होता है इस रीजन में। उसके बाद देखिए सेकंड, ये तो हो गया वन वाला, सेकंड रीजन देखिए वेस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया, ईस्टर्न हिमालयन रीजन। अब ईस्टर्न हिमालयन रीजन देखते ये वाला, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, इस सारे एरिया में एक जैसा ही क्रॉप होता है, क्रॉपिंग पैटर्न एक जैसा होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, जैसे सबको फिर सब जोन्स में डिवाइड किया तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, लेकिन मेजर मेजर क्लासीफाई किया गया तो इन सारे का एक ही जैसा होगा। जैसे इस जगह पे क्या टी होता है, ठीक, और क्या होता है, कीवी की फार्मिंग होती है, और क्या क्या यहाँ पे बहुत ही पहाड़ी इलाका है, मतलब लगभग यही सब होता है। तो उसके बाद थर्ड जोन देखते हैं, थर्ड जोन कौन सा है, लोअर गंगाटिक प्लेन रीजन। देखिए इसको कैसे याद रखते हैं, हिमालय के बेसिस पे दो, एक तो ये वेस्टर्न हिमालय वाला, ठीक, जैसे ये है वेस्टर्न हिमालय वाला, और एक ईस्टर्न हिमालय, हिमालय के बेसिस पे दो, ठीक। उसके बाद जैसे गंगा के बेसिस पे, अब देखिए गंगा के बेसिस पे 4 क्लासीफाई किया गया है। पहला है ट्रांस गंगाटिक प्लेन, ये पंजाब वाला जो रीजन है, पंजाब और थोड़ा हरियाणा आता है, ये ट्रांस गंगाटिक प्लेन में आता है। उसके बाद है अपर गंगाटिक, ये यूपी वेस्टर्न यूपी वाला रीजन, मतलब अप्रोक्स सेंट्रल तक ये आता है, ये आ गया आपका अपर गंगाटिक। फिर ये देखिए बिहार वाला रीजन, ठीक, ये थोड़ा बिहार है, और ईस्टर्न यूपी वाला रीजन ये आ जाता है आपका मिडिल गंगाटिक रीजन में। उसके बाद ये देखिए ये है वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ठीक, ये आ जाता है लोअर गंगाटिक, मतलब गंगा के बेसिस पे 4 पे क्लासीफाई किया गया, ट्रांस गंगाटिक, उसके बाद फिर अपर गंगाटिक, फिर है मिडिल गंगाटिक, और फिर है लोअर गंगाटिक। इन सब का फीचर भी अलग अलग है, सबका क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग अलग है। और उसके बाद फिर देखते हैं और कौन सा रीजन है, वेस्टर्न हिमालय हो गया, ईस्टर्न हिमालय हो गया, लोअर गंगाटिक हो गया, मिडिल हो गया, अपर हो गया, ट्रांस हो गया, फिर है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन और वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। अब देखिए ईस्टर्न प्लेट्यू कहाँ आएगा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये हो गया ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, और ये वाला जो रीजन है, ठीक, थोड़ा एमपी को लेके, ये हो गया वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। इसमें कौन सा, देखिए ईस्टर्न प्लेट्यू वाला इस रीजन में कौन सा आता है, थोड़ा सा इसमें झारखंड का पार्ट है, थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ये इसकी टोपोग्राफी अलग है, ठीक, जैसे यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, ठीक, माउंटेन कंटिन्यूस नहीं है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन इस एरिया में बहुत होती है। और ये जो वाला जो है वेस्टर्न प्लेट्यू वाला जो रीजन है, इस एरिया में पानी की कमी है यहाँ पे, मतलब कि ये जो प्लेट्यू रीजन यहाँ पे आ जाता है, पूरा बुंदेलखंड प्लेट्यू बागेलखंड है, ये थोड़ा सा राजस्थान का कोटा बूंदी वाला रीजन आ जाता है, उदयपुर वाला, ठीक। तो ये रीजन में क्या है, इसका भी अलग अलग, मतलब यहाँ पानी की कमी है तो यहाँ पे मोस्टली कौन से क्रॉप होंगे, यहाँ पे वैसे जिनको कम पानी, जैसे मिलेट्स हो गया, ठीक, सोयाबीन, पल्सेस, ये सब इस रीजन में ज़्यादा होता है। उसके बाद फर्दर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद है ईस्टर्न प्लेट्यू हो गया, वेस्टर्न प्लेट्यू हो गया, उसके बाद सेंट्रल प्लेट्यू हिल रीजन और साउदर्न प्लेट्यू हिल रीजन, ठीक। अब चलिए देखते हैं सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन कौन सा,
ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, ये है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन। ये महाराष्ट्र वाला रीजन आता है, ठीक, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गुजरात का भी पार्ट्स आ जाता है और थोड़ा सा इसमें मध्य प्रदेश का भी पार्ट आता है। ये सेंट्रल प्लेट्यू हिल रीजन, यहाँ पे मोस्टली जैसे कीनों की खेती यहाँ पे होती है, प्याज होते हैं, और क्या होता है इसी रीजन में, इस रीजन में कॉटन भी होता है, गन्ना भी होता है इस रीजन में। ये तो क्या सेंट्रल, और ये है, और ये वाला है साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। साउदर्न प्लेट्यू में कहते हैं इस रीजन में राइस भी ज़्यादा होता है, और जो मिलेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलेट्स हैं कि इस रीजन में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक। वहाँ क्योंकि वाटर उतना अवेलेबल है नहीं, थोड़ा सा प्लेट्यू रीजन है, ठीक। उसके बाद है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये देखिए, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी टोपोग्राफी, रेनफॉल, टेम्परेचर सब में अंतर होते हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग होगा, ठीक। और सेम उसी तरह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी टोपोग्राफी रीजन में अंतर है, इसलिए इसका भी क्रॉपिंग पैटर्न अलग होगा। उसके बाद है, उसके बाद एक है गुजरात प्लेन। गुजरात जो है पूरा एरिड रीजन है, ठीक। उतना वाटर अवेलेबल नहीं है, वैसी कोई नदी नहीं है, माही, लूनी, 2-3 नदी है, साबरमती, साबरमती के पास से गुजरती है। उसके बाद इतनी कोई वहाँ पे नदी नहीं है। जैसे ये गुजरात जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉइल जो वो थोड़ा क्लेई है, और यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा होता है। ये फिर नेक्स्ट है हमारा एरिड रीजन, ठीक, वेस्टर्न एरिड रीजन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसलमेर वाला रीजन बन गया, अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इस रीजन में आता है। ये पूरा ही एकदम मरुस्थलीय इलाका है, डेजर्ट वाला पार्ट है, ठीक। लोग नोमैडिक लाइफ ऐसे जीते हैं यहाँ पे मोस्टली पीपल जो होते हैं। उसके बाद एक और रीजन आपका बच जाता है आइसलैंड वाला, ठीक। जैसे इस साइड, ईस्टर्न साइड पे अंडमान निकोबार है और वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप है। ये दोनों आइसलैंड का भी जो है क्रॉपिंग पैटर्न पे अलग, आखिर वहाँ पे कोई तो लोग रहते हैं, कुछ तो वो लगाते होंगे। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, मैनग्रोव्स मिलता है, ठीक। उसी से जो होता होगा, उसी से तो कुछ प्रोडक्ट मिलता होगा। जैसे हो गया श्रिम्प फार्मिंग, वो करते होंगे। आइसलैंड का भी, दोनों आइसलैंड का जो है क्रॉपिंग पैटर्न जो है अंतर होगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया सारा, मैंने आपको बता दिया कौन आइसलैंड हो गया, अंडमान निकोबार, जैसे ना आइसलैंड, अंडमान निकोबार हो गया, वेस्टर्न ड्राई रीजन, अरावली के जो वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक, वो हो गया। उस रीजन में जैसे मिलेट्स वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिलेट्स को इतना पानी चाहिए नहीं रहता है। उसके बाद गुजरात वाला है, गुजरात में कॉटन बहुत होता है, और भी फसल होता है गुजरात में, जैसे थोड़ा गन्ना वगैरह हो जाता है। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल रीजन, वेस्ट कोस्ट में क्या आएगा, ये पूरा हिली रीजन है। यहाँ पे क्या कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी है, टी है, इसका कल्टीवेशन होता है, कैस्यू का कल्टीवेशन होता है। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल रीजन, इसमें भी कैस्यू का कल्टीवेशन होता है, और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनका कल्टीवेशन है। जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या है, मोस्टली ये डेल्टा एक रीजन, महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, यहाँ पे राइस अच्छा हो जाता है। और जो प्लेट्यू वाला थोड़ा सा रीजन आता है, जैसे कि साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ये तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, थोड़ा हैदराबाद हो गया, ठीक। इस रीजन में ये थोड़ा प्लेट्यू वाला रीजन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोटे अनाज और जो कुछ दाल वाले ये सब हो जाएगा। फिर सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, सेंट्रल प्लेट्यू में क्या होगा, सेंट्रल प्लेट्यू वाला जो रीजन है, जैसे कि आपका हो गया महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, और गुजरात का थोड़ा सा पार्ट्स आता है, थोड़ा एमपी का पार्ट्स आता है। वहाँ पे क्या, तो वहाँ पे कॉटन क्रॉप और प्याज वगैरह होता है, और क्या होता है वहाँ पे, और कीनू का होता है, फार्मिंग होता है। फिर है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, वेस्टर्न प्लेट्यू वाला भी बता दिया। वेस्टर्न प्लेट्यू में क्या होता है, ये थोड़ा सा बुंदेलखंड, बागेलखंड वाला रीजन है। फिर ईस्टर्न प्लेट्यू वाला, ईस्टर्न में क्या होता है, ये भी राइस के लिए है। गंगा वाला बता दिया, ट्रांस गंगाटिक, मिडिल गंगाटिक, अपर गंगाटिक, लोअर गंगाटिक। और हिमालय में 2 पार्ट, एक तो लद्दाख वाला वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न वाला नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। होपफुली आपको ये पूरा जो भी है कंटेंट ये आपको समझ में आया होगा, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से लिख भी सकते हो।
और जैसे कुछ ये जो पॉइंट है ना, 1 हेक्टेयर बराबर इज इक्वल टू 10,000 मीटर इस पर, ये पॉइंट बहुत, आपको कभी भी न्यूमेरिकल का अगर क्वेश्चन आएगा या ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे दे दिया जाएगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कितना होता है ये पता होना, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं आप तो आपको पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है। और सब तो बता दिया मैंने, इसको इसको याद कर लीजिएगा, जिनको भी सब्जेक्टिव पेपर देना है वो इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा बस। थैंक यू।